नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले NHM का CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वन लाइनर की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2018 को झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। मिशन परिवार विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 11 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2017 में। डिप्थीरिया के रोगवाहक का क्या नाम है? इसका नाम है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का उदाहरण क्या है? ऑटोक्लेव और प्रेशर कुकर। ऑटोक्लेव में समय, तापमान एवं दाब कितना होता है? तो ऑटोक्लेव में समय होता है 30 से 60 मिनट का। इसमें तापमान जो 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। दाब जो है 15 से 20 LBS पर स्क्वायर इंच। एंडोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप का स्टरलाइजेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस 2% ग्लूटाराल्डिहाइड इसका उपयोग किया जाता है। एकमात्र ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो अपरा प्लेसेंटा को पार कर जाती है? तो LGG। इम्यूनोग्लोबुलिन किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? LGG। मल्टी ड्रग थेरेपी किसके लिए उपयोग की जाती है? वो कुष्ठ रोग लेप्रोसी बीमारी के लिए। कौन सी पॉइजनिंग में लक्षण 4 से 6 घंटे में ही दिखाई देने लगते हैं? तो स्टेफिकोकल पॉइजनिंग में। बैसिलस सीरेसिस फूड पॉइजनिंग कौन से दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से होती है? ये होती है फ्राइड राइस के सेवन से। अधिकतम कितनी रेंज वाली ध्वनि कानों के लिए सुरक्षित मानी जाती है? तो 25 डेसिबल तक की ध्वनि कानों के लिए सुरक्षित है। सामान्य ध्वनि की हर्ट्ज में रेंज कितनी होती है? ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। BCG वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है? तो ID इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। WHO अनुसार अस्पताल में ध्वनि की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो 40 डेसिबल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति दी जाती है? यह समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS के तहत। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? तो एक गांव की 1000 आबादी पर। करतार सिंह कमेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी। यूनिसेफ का विस्तारित रूप क्या है? यूनिसेफ का विस्तारित रूप होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1946 में। रूबेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाता है जर्मन मीजल्स के नाम से। पल्टोसिस मूफिंग कफ का रोग कारक का नाम क्या है? वोलेटला पल्टोसिस। पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो होता है 7 से 14 दिन का। एक आशा की नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? तो गांव की 1000 की आबादी पर, जो कि NRHM योजना के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। OPV वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज की है कि रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय यानी कि TB दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को। प्राकृतिक गर्भ निरोधक का उदाहरण क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग कोइटस इंटरप्ट। BCG का विस्तारित रूप क्या है? बेसिली कालमेट ग्यूलिन। OPV किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह लाइव वैक्सीन। IPV किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह मृत वैक्सीन यानी किल्ड वैक्सीन है।
प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मीजल्स यानी खसरा रोग का दूसरा नाम क्या है? रूबेला। टिटनेस के रोग कारक का क्या नाम है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। प्लियोमोर्फिज्म प्रकार के चकत्ते कौन सी संक्रामक बीमारी में पाया जाता है? तो चिकन पॉक्स में। मलेरिया बीमारी के रोग कारक का नाम क्या था? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सामान्यतः लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया योनि में उपस्थित होता है, जो लैक्टिक एसिड स्रावित करता है और योनि की एसिडिक पीएच बनाए रखता है, जो योनि को संक्रमण से बचाता है। वेजिना की पीएच कितनी होती है? 3.5 से 5 इतनी अत्यधिक अम्लीय होती है। मलेरिया बीमारी का संक्रमण कैसे होता है? तो या तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से। मलेरिया बीमारी का संक्रमण इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकता है। बैक वाटर फीवर कौन सी बीमारी में होती है? तो यह तो मलेरिया में। रेगर फीवर कौन सी बीमारी में होती है? मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल 2 अवस्थाएँ होती है, कौन कौन सी होती है? एसेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल में ये साइकिल संक्रमित व्यक्ति में पूरी होती है। सेक्सुअल साइकिल जो कि मादा एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज मच्छर में पूरी होती है। सेरेब्रल मलेरिया किस प्रकार के मलेरिया पैरासाइट से होती है? तो ये होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम पैरासाइट। प्लेसेंटा के माध्यम से फेटस को मैटरनल एंटीबॉडी IgG का प्राप्त होना पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है। लाल रक्त कोशिकाओं RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोइसिस, जो लगभग 7 दिन का समय इसमें लगता है। एडल्ट्स में RBC का जीवन काल जो 120 दिन का होता है, और नवजात में केवल 80 दिन का RBC का जीवन काल होता है। विटामिन B और फोलिक एसिड दोनों लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। मानव शरीर में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन RBC संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है। स्प्लेन, बोन मैरो और लीवर हेमोलिसिस की मेन साइट्स होती है। डेंगू फीवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह हड्डी तोड़ बुखार, ब्लैक बोन फीवर। डेंगू बीमारी के रोग कारक का नाम क्या है? एब्रोवायरस यानी या फ्लेविवायरस। डेंगू बीमारी कैसे फैलती है? ये तो जो एडिज एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से फैलती है। एडिज एजिप्टाई मच्छर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो टाइगर मच्छर। टाइगर मॉस्किटो नाम से किसे जाना जाता है? तो एडिज एजिप्टाई को। डेंगू बीमारी के मुख्य लक्षण क्या क्या है? तेज बुखार होना, तेज सिर दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, कब्ज, तो त्वचा पर चकत्ते बनना, जो कि डेंगू बीमारी के लक्षण हैं। डेंगू फीवर में मुख्यतः कौन सी ब्लड सेल्स प्रभावित होती है? तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, जो कि डेंगू उसका संकेतक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कम प्लेटलेट्स कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? डेंगू में। डेंगू फीवर में मुख्यतः रक्त की कौन सी जांच प्रत्येक दिन करवानी होती है? तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC। मानव शरीर में पल्मोनरी आर्टरी की केवल एकमात्र आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। मानव शरीर में पल्मोनरी वेन ही केवल एकमात्र वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क का बेलनाकार भाग होता है, जो लगभग 45 सेमी लंबा होता है। एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूला जो कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। सिलेटेड एपिथेलियम गर्भनली यानी यूटेरिनल ट्यूब और श्वसन नलिकाओं में पाई जाती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है।
मायोमेट्रियम यूटेरिन वाल्व की सबसे मोटी परत होती है, यानी कि यूटेरिन वाल्व की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। जाइगोमेटिक बोन का अन्य किस नाम से जाना जाता है? चेक बोन नाम से। आई का फोटोसेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? रेटिना, यानी आँखों का फोटोसेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होता है, जो एक RNA रेट्रो वायरस है। सेंट्रल केमोरेसेप्टर्स मेडुला ओब्लोंगेटा की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि पेरिफेरल केमोरेसेप्टर्स कॉर्टेट बॉडीज और आर्च ऑफ एरोटा में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के प्रत्येक चक्र के दौरान फेफड़ों में अंदर और बाहर जाने वाली हवा को क्या कहा जाता है? स्वार्य आयतन, यानी टेडल वॉल्यूम। नॉर्मल टेडल वॉल्यूम स्वार्य आयतन कितना होता है? जो 500 ml। मानव शरीर एकल कोशिका से विकसित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जाइगोट, यानी युग्मनज कहा जाता है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल वह पदार्थ है जिसमें कोशिका के अंगक रहते हैं। लंग, एलोवेल, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्रसार विधि, डिफ्यूजन विधि द्वारा। मस्तिष्क के राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकुलर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में स्थित होते हैं, जो सेप्टम लूसिडम द्वारा विभाजित होते हैं। मस्तिष्क का थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस के दोनों भागों के बीच में स्थित होता है। मस्तिष्क का फोर्थ वेंट्रिकल डायमंड आकार का होता है, जो सेरेबेलम और पोन्स के बीच स्थित होता है। हिपेरिन एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। स्तनधारियों मैमल्स के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ऊँट को छोड़कर, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, केवल ऊँट में पाए जाते हैं। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है? लगभग 7% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो CHO एग्जाम से संबंधित थीम 1-लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाए गए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। CHO एग्ज़ाम वो आने वाले 3 मार्च को आयोजित होने वाला है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।